जी धन्यवाद. आज आपल्याकडे श्री राजेंद्र गवई यांनी पक्षप्रवेश केला. ते एक उत्तम गायक आहे, तर आम्ही त्यांना विनंती करतो की त्यांनी एक गीत सादर करावं. धन्यवाद सर. या व्यासपीठावर उपस्थित नाटकर सर, दिनेश सर आणि इतर मान्यवर, परब सर आणि तसेच या ठिकाणी उपस्थित आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. वैसे मैं तो कोई मिठास आवाज में गायक वगैरह नहीं हूँ, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता की जो भावना होती है वो गाने में से व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ. अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो फोटो देखा था 1990, और जिसने वो अनुभव किया होगा, हमारी जब झोपड़ी टूटी वहाँ पर तो लाठीचार्ज हुआ था. उस वक्त हमारी उम्र थी 18-19 साल का मैं था. उस तो मेरा उम्र था, तो उसमें हमने देखा कि एसआरपी और पुलिस वाले थे, उसमें हम लोग भेद नहीं जानते थे. इतनी उम्र हमारी छोटी थी और अज्ञान था, लेकिन हमने देखा था कि महिला है कोई, तो वो बुलडोजर के सामने आके खड़ी हुई. ये भी हमने अपने आंखों से देखा. और वो उस वक्त हमारे अंदर मतलब पुलिस, एसआरपी भी पुलिस है, ये भी पुलिस है, ऐसा बच्चे को लगने का ना. और वो जो आश्रू धूल का वो नलकाठी जो फोड़ा था, उसको हम लोग बॉम्ब समझने के, वो बॉम्ब ही था. तो उसी आधार पर मैंने गीत लिखने की कोशिश की है. उसमें बहुत सारी गाली वगैरह भी लिखी थी, लेकिन उसको मैंने ये किया है. लेकिन फिर भी एक भावना अगर किसने भोगा होगा तो देखिए. आले आले रे पुलिस वाले आले, आले आले रे पुलिस वाले आले, झोपडपट्टी तोडाया, झोपडपट्टी तोडाया, गोळा झाले. फिर वहां पर भारत माता स्मृति वो भी वो लोगों ने तोड़ दी क्रांतिनगर की. और शाळेत जाई आमची लेखनी गाठली उंची, और शाळेत जाई आमची लेखनी गाठली उंची, लेखनी गाठली उंची, राख केलीत घरदाराची, जात सरकारी चोरांची, शाळा तोडूनी, ही शाळा तोडूनी, शाळा तोडून पसार झाले. आले आले रे पुलिस वाले आले, आले आले रे पुलिस वाले आले. फिर वो लोगों ने अश्रुधूर का बॉम्ब भी फेंका था उधर. थोडी अश्रुधुराचे बॉम्ब, डोळे झालेत लाल धुरान, अंग दुखतय लाठी मारान, खाकी वर्दीच्या जोरान, भुकेले खुर्चीचे, भुकेले खुर्चीचे आय घाले. आले आले रे पुलिस वाले आले, आले आले रे पुलिस वाले आले, झोपडपट्टी तोडाया, झोपडपट्टी तोडाया, गोळा झाले. जब हमने बचपन में उन महिलाओं को देखा था, उनका नाम भी हमको पता नहीं था, और आज मौका मिला कि उनके संगठन में शामिल होने का. उस महिलाओं के लिए दो लाइनें. रणी लढल्या हो रागिनी, माय बहिणी त्या वाघिनी, रणी लढल्या हो रागिनी, माय बहिणी त्या वाघिनी, करतो वंदन हात जोडूनी, धन्य झालो तुला पाहूनी, धन्य झालो तुला पाहूनी, क्रांती हे करणारे. जब वो महिलाओं ने क्रांति किया तो उनके साथी लोग थे. क्रांती हे करणारे, क्रांती हे करणारे शूर सारे. आले आले धन्यवाद राजेंद्रजी. आता यानंतर मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री प्रभाकर नारकरजी यांना विनंती करेन की त्यांनी सर्वांना संबोधित करावं. प्रभाकर नारकरजी हे जनता दल, मुंबई जनता दलाचे अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर ज्येष्ठ पत्रकार राहिलेले आहेत, मी जसं माझ्या संपूर्णामध्ये सांगितलं होतं. आणि अत्यंत निष्क्रिय पद्धतीने जी पत्रकारिता केली जाते, म्हणजे आपण आता गोदी मीडिया जी म्हणतो, त्यावेळी जी पत्रकारिता होत होती, जी सच्चाईने जे लिहिलं जात होतं, पोटतिडकीने जे लिहिलं जात होतं, त्याचं प्रतिनिधित्व करणारी जी मंडळी होती, त्यापैकी एक म्हणजे आमचे प्रभाकर नारकरजी. मी प्रभाकर नारकरजींना विनंती करेन की त्यांनी संबोधित करावं. नमस्कार सगळ्यांना आणि स्वागत. जे नवीन सहकारी म्हणून आज ज्यांनी पक्षामध्ये प्रवेश केला त्या सगळ्यांचं
म्हणजे ज्यामध्ये विनोद सोनवणे आहेत ते निघाले मला वाटतं आता का उशीर व्हायला श्रीकांत सुतार आहे, सूरज सिंह, साधुराम सिंह, ललिता चाफे, यास्मिन शेख, दीपेश परब, दिव्या परब. खरं तर दीपेश परब हे चांगले लढाऊ कार्यकर्ते आहेत. जो मी त्याचा माझ्या भाषणामध्ये मी उल्लेख करेन. राजेश्री गोतावताई त्या आल्या नव्हत्या, नीता पेडणेकर, त्याचबरोबर आणखी काही लोक आमच्या काय नावात त्या ताई आलेल्या आहेत, सुगंधा गायगावकर आलेल्या आहेत, आणखी बरीच मंडळी इथं आलेत. तुम्ही सगळे आवर्जून आलातच. हां, शीतल सिंग ताई. हां, शीतल सिंग ताई. आवाज माझ्या निर्मला सिंगच काय तर माझ्या लक्षात येत नाही. मी निर्मला सिंग म्हणायला जातो मग थांबतो की अरे. ह्या सगळ्या नवीन सहकाऱ्यांचं स्वागत. तुम्ही आलात पक्षामध्ये. जनता दल क्या है? तो जनता दल ये गरीबों का बल है, गरीबों की ताकत है. हम लड़ते किसके लिए? लोकशाही व्यवस्था जो होती है वो किसके लिए होनी चाहिए, किस काम के लिए होनी चाहिए? तो लोग आम आदमी को, जो इस देश के नागरिक है, उनको उनके हक अधिकार मिलने के लिए सारी पार्टियां उन्हें काम करना चाहिए. लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि बस पैसा कमाने के लिए चलता है. राम का नाम लेते हैं लेकिन काम तो दुशासन का करते हैं या रावण का करते हैं. तो इससे जाकर कुछ अच्छा काम भी किया जा सकता है. और इसका उदाहरण होगा तो जनता दल है. जनता दल ने मतलब आज बंबई में इतनी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी हो, बीजेपी हो या शिवसेना हो या सारी पार्टियां, लेकिन किसी ने भी गरीबों को घर देने का काम नहीं किया. ये काम खाली जनता दल ने करके दिखाया है. नागरिक निवारा का हम हवा में बात करने वाले लोग नहीं है, हम करके दिखाते हैं. नागरिक निवारा का प्रकल्प जाके देखिए, जब बाजार में 4 गुना कीमत थी, वो घरे काफी सस्ते इसमें देने का काम जनता दल ने किया था. उसके बाद भी आज भी हम उस मुद्दे पे काम करते हैं. हम चाहते हैं कि बम्बई में हर रहने वाले को अपना खुद का घर होना चाहिए. जैसे कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मुझे रात को कहीं भागदौड़ करनी नहीं पड़े, या मैं कहाँ सो जाऊं, मेरे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, ये जो शंका होती है या डर होता है वो किसी के मन में नहीं रहना चाहिए. ऐसी स्थिति होनी चाहिए, तब हम अच्छी जिंदगी जीते ऐसा हम कह सकते हैं. तो वो स्थिति लाने के लिए जनता दल काम करके आया. मैं और एक एग्जांपल दे दूंगा कि यहाँ के काफी लोग कोकण के, या आपने न्यूज भी पढ़ा होगा कि कोकण में एक रास्ता बन रहा है, मुंबई गोवा रास्ता, मुंबई गोवा हाईवे, नॅशनल हायवे आहे. तो रस्ता अस्तित्वात होता, आता त्याचं चौपदरीकरण करायचं चाललेलं आहे. मतलब उसका चौड़ा बनाने का काम चल रहा है. पिछले 14-15 सालों से काम चल रहा है. हजारों लोग उस पे एक्सीडेंट होकर मर गए. आज तक वो रास्ता पूरा नहीं हो पाया. मतलब जहाँ रोड था खाली उसको थोड़ा चौड़ा करना था, तो वो भी काम ये पार्टियां कम कर नहीं पाई, क्योंकि भ्रष्टाचार है, उनको पैसा खाने का ये चीज है. और उसी कोकण में कोकण रेलवे जो है, जहाँ कुछ नहीं था, लोगों ने इसे कहा था कि कोकण रेल्वे होणं म्हणजे एक चमत्कार असेल. हे घडणं शक्य नाही, कारण कोकण की जमीन जो भूमि है जो समतल नहीं है, तो वो उतार चढ़ाव है, डोंगर है, खाड़ियाँ है, नदी है. मतलब लगभग 2000 पुल बनाने पड़े, 150 से ज्यादा टनल बने हैं. एक टनल तो 6-6.5 किलोमीटर का है. इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद भी ये काम जनता दल के नेताओं ने, जिसमें हमारे दंडोते साहब थे, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, और वो एक इंजीनियर थे श्रीधरन, उन्होंने एक्चुअली काम करने का काम किया. लेकिन लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आखिर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो फिर आगे कोई भी काम नहीं कर पाता. तो 8 साल में कोकण रेलवे का काम पूरा हुआ, और आज तक कभी मोटा बड़ी हादसा हुआ है, ब्रिज बह गया है या टनल में कुछ गड़बड़ी हो गई, ऐसा कभी हुआ नहीं है. तो ये मतलब लोग प्रामाणिक रहते हैं, जो अपनी लीडरशिप करने वाले लोग जो प्रामाणिक रहेंगे तो अच्छा काम होता है. और उसका ये नागरिक निवारा का प्रकल्प हो या कोकण रेलवे का प्रकल्प हो, ये दोनों चीजें बताते हैं कि जनता दल के लोग कैसे काम करते हैं. आपको लगेगा कि ये आप पुरानी बातें बताएं, तो ये पुरानी बातें तो हम बताते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि पिछले 2-3 साल में हम लोग ने क्या क्या किया है. तो हम लोग ने प्रेरिका करके एक जो बचत गट होते हैं, शहरों में उतना ये नहीं है उसका, लेकिन ग्रामीण एरिया में हर महिला किसी ना किसी बचत गट से जुड़ी होती है. और उनको ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने CRPA अपॉइंट की है. उनकी संख्या लगभग 50,000 के आसपास रहेगी, और उनको पूरा महीना काम करने के बाद 3,000 रुपया मिलता था. 2016 से 2023 तक वो काम करते थे, 1 रुपया भी बढ़ा के नहीं मिला था. 2023 में उस महिला ने हमसे कांटेक्ट किया था, हमने उनकी यूनियन बनाई. उसमें काफी सारे हमारे साथी उसमें शामिल थे, क्योंकि हम कोई भी काम करते तो ग्रुप
टीम बना के काम करते। तो टीम बना रहेगी तो अपने आप एक दूसरे से मशवरा होता है, एक दूसरे का सुझाव आता है, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, तो उसके साथ। और 26 मार्च 2023 को हमने यूनियन बने उनकी, और 19 जुलाई 23 को मुझे उसी साल 3-4 महीने में हम लोग ने मिनिस्टर को जाके मिले, उन महिलाओं को हमने साथ में लिया था, उनको मिनिस्टर को बताया हमने कि आप पूरा महीना काम करके लेते हो, दिन का 100 रुपया भी नहीं इन महिलाओं को मिलता है, और कैसे काम करेंगे। और उसमें ही मोबाइल से सब इंफॉर्मेशन भेजो, आज ये भेजो, कल वो भेजो, सब काम आप लगाते हो। काम करना अच्छा है कि गवर्नमेंट के लिए करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनका मुआवजा, उनका मुआवजा भी मिलना चाहिए। और उसी मतलब 3-4 महीने में हमने उनका जो 3000 रुपये महीने का मिलता था वो 6000 करके दिखाया। वो एक बात हो गई। उसके बाद पिछले साल से अपने कोकन में दूसरा एक आंदोलन चलाया है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ। काफी कंपनियां ये या ऐप होते या प्राइवेट मनी लेंडर्स होते जो 10% 15% के हिसाब से कर्जा देते, उनके खिलाफ हमारे आंदोलन चल रहा है। और उसमें भी काफी हद तक अभी गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी है नागराजू करके, उन्होंने इनको सब कंपनियों को बोला है कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बहुत ज्यादा है, वो कम कीजिए करके। मतलब जो हमने लड़ाई शुरू की उसका असर वहां तक पड़ा है, तो हम इस रास्ते से करते हैं। अभी भी नेशनल पार्क की लड़ाई जो है, नेशनल पार्क में जो किया है, लगभग 2000 साल के दरम्यान वो जो पक्के मकान थे वो तोड़े गए थे। तभी कोर्ट ने क्या कहा था कि इन सभी का पुनर्वसन 18 महीने में होना चाहिए था। आज 25 साल हो गए। हम बार बार कहते हैं कि राम का वनवास, हमको सबको पता है कि राम ने 14 साल का वनवास सहा है, लेकिन 14 साल के बाद राम को उसका राज्य मिला था। लेकिन हमारी यहाँ बहना बैठी है या हमारे भाई है दीपेश जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारे लोगों को 25 साल हुए। मतलब राम का वनवास 14 साल में खत्म हुआ, उसको राज्य मिला उसका। भरत ने वो कब्जा नहीं किया था, वो बेचारा ये रखकर बैठा था, और उसने राम आते ही उसका स्वागत किया और उसको बैठने के लिए कहा तुम्हारा राज्य संभालो करके, उसको राज्य मिला। लेकिन हमारा क्या, आम आदमी का क्या? आम आदमी 25 साल से मतलब वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, कच्चे मकान बांधकर लोग कैसे जी रहे, उनको भी मकान मिलने चाहिए। 2017 में एक्चुअली हम लोग ने ये लड़ाई शुरू की थी और 2 साल में उसका रिजल्ट लिया था। क्योंकि हम जब काम करते हैं, जनता दल काम करते, तो हम वो सवाल के बारे में सब चारों तरफ से सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसमें जवाब क्या हो सकता है, उसका उत्तर क्या हो सकता है। क्योंकि खाली सवाल लेकर जाएंगे सरकार के पास तो सरकार बोलेगी हाँ देखते हैं, हम सोचते हैं करके। तो हम उनको सरकार को बोलते कि ये रास्ता है, इस रास्ते से आप इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने उनको कहा था कि ये इनकी संख्या लगभग 18,000 के आसपास है। तो हमने कहा था कि विद्या विहार में 18,000 घर गवर्नमेंट के बने पड़े हुए, तो 8-10 साल से घर पड़े हुए थे। मतलब वो उसके दरवाजे चोरी हो गए, खिड़कियां चोरी हो गई, लेकिन उसका कोई यूज किया नहीं जा रहा था। तो हमने कहा कि ये हमारे लोगों को दे दो, अच्छे पक्के मकान बने हुए हैं, खाली ऐसे रखकर भी आपका आखिर पैसा किसका होता है? पब्लिक का पैसा होता है। तो उस पैसे से जब घर बने ही है तो, और इनकी भी संख्या लगभग उतनी है, 2-4 हजार आगे पीछे कम ज्यादा होते तो और जगह कहीं से दे सकते। लेकिन मेजर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है, 1 साल में आप वो रिपेयर कीजिए, हम 1 साल में वहां पर रहने जाते हैं करके। लेकिन उसमें कोर्ट की एक मनाही थी। तो उसके बाद हमने सुझाव रखा कि बाबा फॉरेस्ट के पास 190 एकड़ जमीन है, जो क्योंकि फॉरेस्ट के जमीन पर हमारा पुनर्वसन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कानूनी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट उसके डेडली अगेंस्ट है, तो वो नहीं हो सकता था। तो हमने बताया कि वो ये फॉरेस्ट के पास जमीन तो है और वो रेवेन्यू की जमीन है जहां घर बनाए जा सकते हैं, और सभी सरकार को मानना पड़ा। और 2018 8 दिसंबर 2018 को उसका टेंडर भी निकाला था कि 26,000 घर बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोकल स्थानिक नेताओं ने ऐसा स्टैंड लिया, उनको डर लगने लगा कि ये लोग चले गए तो हमारे वोटर नहीं रहेंगे। अभी तो आसान है कि इनको कुछ एक दिन का पैसा देकर वोट खरीदे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो जहां है वहां हम घर दे देंगे, और इसलिए वो थोड़ा पीछे पड़ा था। लेकिन अभी फिर से बात चल रही कोर्ट में, सरकार ने बताया है कि यही जो जमीन थी, क्योंकि हम लगातार 22 अगस्त को हमने यहाँ यही मीटिंग किया था नीचे का हॉल में, जिसमें हमने कहा कि मांग की थी कि वो जो हुआ, क्योंकि उसके पहले सरकार सोच रही थी कि पालघर या थाना जिला में इन सभी लोगों को भेजने का। तो हमने कहा
वसई नाही, पालघर नाही, मुंबई आम्ही सोडणार नाही, कारण मुंबईचे आम्ही रहिवासी आहोत. आमचा काम धंदा रोजगार या मुंबई शहरामध्ये हमारा रोज कहाँ चलता है, हमारा काम तो यही चलता है ना. तो हमको यहाँ रहना चाहिए. हम पालघर में चले गए तो पालघर से यहाँ हर दिन आना संभव होगा क्या, और वहाँ कौन रोजगार हमें देगा. तो वो सरकार ने भी वो बात मानी है और सरकार का जो डिसीजन है वो पेंडिंग है. लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के सामने को सरकार ने कहा है कि वो 190 एकड़ को जमीन जो है उसमें से 90 एकड़ जमीन इन लोगों के घर बनाने के लिए दे देंगे. तो लगातार आप देखिए कि हर साल कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर हम लोगों की जब मुद्दे होते हैं लेकर सरकार के सामने खड़े रहते हैं और वो मांग हासिल करते हैं. आज भी हमारा कहना यह है कि मुंबई में रहने वाले हर झोपड़ी वाले को 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए. आपको लगेगा कि ये बात, सुनिए पहले, टाइम मत बजाइए, सुनिए पहले. किसी को भी लगेगा अरे 500 स्क्वायर फुट कैसे, बात तो नारकर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. ये पॉसिबल है. हम लोग ने, हमारे एक साथी है, उन्होंने पूरे बंबई के लिए प्लान बनाया कि, लेकिन वो प्लान पूरा होने के बाद बंबई में एक भी झोपड़ा नहीं रहेगा. मतलब झोपड़ी वालों को भगाया नहीं जाएगा या हटाया नहीं जाएगा, उनको पक्के घर दिए जाएंगे. उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि हर 4000 टावर बनाए जाएंगे. 4000 टावर में 500 घर, हर टावर में 500 घर रहेंगे. तो 4000 गुणिले 500 कितना होता है? 40,000 तो 20 लाख घर बनेंगे. तो क्योंकि बंबई का जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 65 लाख. 65 लाख घरों की जरूरत नहीं, क्योंकि एक घर में 5 लोग रहते हैं. तो लगभग 13 लाख के आसपास घरों की जरूरत है कि झोपड़ी वालों को पूरा. तो 4000 टावर बनाना बहुत बड़ी काम है. उसका खर्चे का अंदाज भी हमने किया था कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए लगते हैं. अभी 1.5 लाख करोड़ रुपए ही बड़ी रकम भी लग सकती है आपको, किसी को भी. सरकार बोलेगी इतना पैसा कहाँ से आएगा. अरे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खाली जो डिपॉजिट पड़ा है वो 90,000 करोड़ का है. उसमें से 5-10 हजार करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया, खाया, वो अलग बात. उसके बावजूद भी इतना पैसा है. और हर साल एक साल में तो 1.5 लाख करोड़ रुपया नहीं लगेगा. ये काम प्रोजेक्ट चलेगा तो 5 साल, 6 साल, 7 साल लग सकते हैं पूरा होने के लिए. तो हर साल एक 15-20 हजार करोड़ रुपया लगेगा. तो वो आसानी से दिया जा. महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट जो है वो 8-10 लाख करोड़ रुपए का है. तो यहाँ तो मतलब ये कोई हम सपना नहीं दिखा रहे, लेकिन ये पॉसिबल है. लेकिन वो हम जब लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट के या सारे पार्टियां हैं वो गरीबों को कुछ देना नहीं चाहती. वो क्या करते हैं कि उनका पेट भरता रहे, बिल्डरों का पेट भरता है, उतना ही ये करते. तो बड़े टावर बनेंगे और तो बहुत जगह खाली हो जाएगी जिसमें गार्डन हो सकते हैं, अच्छी सुविधाएं हो सकती है. और ये शहर सिंगापुर की बरोबरी का हो सकता है, शंघाई के बरोबरी की हो सकता है, या न्यूयॉर्क जैसा भी बन सकता है. लेकिन इसके लिए लड़ना होगा. सरकार कभी मानेगी नहीं, या यहाँ की पॉलिटिकल, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, ये हमारा खून चूसना चाहते हैं और खुद महल में रहना चाहते हैं. और हम, हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि सबको सब एक जैसा मिलना चाहिए. आज देश की संपत्ति का आप थोड़ा समझ कर लेना चाहिए. देश की संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास चली जा रही है. ऐसे कल परसों एक रिपोर्ट आया था कि 100 रुपए में से 58 रुपया 15 लोगों के हाथ में है और बाकी 50 लोगों को 10-15 रुपया मिल रहा है. तो वो तो मजे की जिंदगी जी रहे हैं और आम आदमी रोड पे रहता है, फुटपाथ पे रहता है, यार बहुत खराब स्थिति में जिंदगी गुजर जाता है. और एक बार जिंदगी एक बार ही आती है, वो अगले जन्म में क्या होगा वो हमको मालूम नहीं. हमको इस जन्म में ही अच्छा जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए. तो उसके तो इसलिए कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, साथ में जुड़कर करेंगे तो ये करके दिखाया जा सकता है. और इसका उदाहरण है नागरी निवारण का प्रकल्प होगा ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था. मृणाल ताई लड़ती रही, बाबूराव सामंत जी थे और काफी साथी थे उनके साथ में. तो 6000 घर बन पाए ना. तो क्यों पूरे बंबई का हम क्यों नहीं सोचते. पूरे बंबई के बारे में भी हम सोच सकते हैं और प्लान करके सरकार के पास जा सकते हैं कि इस रास्ते से आप जाओगे तो सबको घर मिलेगा और बंबई में कोई एक भी झोपड़ा नहीं रहेगा. झोपड़ा नहीं रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि झोपड़ी वाले नहीं रहेंगे. झोपड़ी वाले रहेंगे लेकिन अच्छे मकान में रहेगा. मतलब टाटा बिरला कहता रहेगा कि मैं बंगले में रह रहा हूँ, तो हम भी बता सकेंगे कि नहीं, हम भी 500 स्क्वायर फुट के घर में, अच्छे घर में, टावर में रहते. क्यों नहीं हम रहना. आम आदमी भी अच्छी जिंदगी जीना चाहिए. तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे. तो अगली हमारी लड़ाई इस दिशा में रहेगी. जनता दल लगातार कोशिश करके आया है कि आप अधिकार और न्याय मिलते रहे. आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन अभी नजदीक है. मैं उसके बारे में आपको वोट देने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन म्युनिसिपलिटी के बारे में भी हमने ध्यान देना चाहिए. अभी इन्होंने ये किया था, बीएमसी का इस साल का जो बजट है वो 74,000 करोड़ रुपए का है.
कितना है? 74,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो अभी पिछले 7 साल में एवरेज अभी 74 है, तो पिछले साल 60 करोड़ रहेगा, उसके पहले कम रहेगा, तो एवरेज पिछले 7 साल में 50,000 रुपया पकड़ते हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ इस शहर के ऊपर। क्या आपको कोई फर्क इसमें दिखता है क्या कि शहर की स्थिति पिछले 5 साल के पहले, 10 साल के पहले जो थी उससे आज अच्छी है? उल्टा आप देखोगे तो बहुत मुश्किलें बढ़ती गई है। आज बेस्ट में आपको बेस्ट का उपयोग करना है। मुंबई में ट्रेन और बेस्ट यही दो सुविधा है कि जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं, आसानी से अपनी जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन आज बेस्ट की बसें जो पहले 4,000 थी, पॉपुलेशन लोक संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन बस की संख्या घटती जा रही है। जो 4,000 की बसेस थी वो आज 2-2,500 बस रही है। जरूरत है 10,000 बसों की, तो क्यों नहीं हम मांगे? सरकार को हम कहना चाहिए और हमने सरकार ने भी ये करना चाहिए कि बस दे दो ना। आज ट्रैफिक आप देखो कि बोरीवली से मुझे चर्चगेट पहुंचना है और मैं रोड से रास्ते के इस पर निकलूं तो लगा 2.5-3 घंटा 4 घंटा लगते हैं। तो मुंबई में 30-40 किलोमीटर प्रवास करने के लिए 4-4 घंटे लगने लगेंगे। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि बसेस रहेगी तो प्राइवेट गाड़ियां आएगी नहीं। प्राइवेट गाड़ियों पे मना ही कीजिए, आप कुछ तो करो। लेकिन आम आदमी को, क्योंकि उसको काम पे जाना होता है, आम आदमी को काम पे समय पे जाना होता है, वो समय पे जा नहीं सकता, नहीं तो फिर ट्रेन से जाता है। आज क्या हुआ कि पहले बेस से लगभग 40 लाख लोग हर दिन ट्रैवल करते थे, आज कितनी संख्या बची है? बस 24 लाख की। तो बाकी जो 15 लाख 16 लाख लोग कहाँ गए? तो ट्रेन से जाने लगे। और आज ऐसी स्थिति हुई, हम लोग पहले 15-20 साल पहले सुनते थे कि आज कोई ट्रेन से गिरकर मर गया, आते थे ना खबर कि ये आदमी अरे ट्रेन से गिर गया और उसकी जान चली गई। बीच में वो कम हुआ था, अभी फिर से बात आने लगी है। अभी फिर से आप पेपर पढ़ते रहोगे तो आपको खबर मिलेगी कि आज कहाँ दीवा में आदमी गिर गया, कहाँ वसई में एक्सीडेंट हो गया। तो ये कारण क्या हुआ कि बस की संख्या कम होने के कारण लोग फिर से ट्रेन में जाने लगे। और ट्रेन में तो जब पहले ही जगह नहीं है, तो जो बाद में जाते हैं तो बेचारा दरवाजे में लटकता रहता है, कहीं तो हाथ छूट जाता है, गिरता है, गिरने के बाद तो मौत तय होती है। तो यह सरकार किनके लिए सोच रही है? मतलब सब अदानी अंबानी के लिए सोच रहे। आज धारावी का मुद्दा है, धारावी के मुद्दे में आप लोग कहोगे कि हमारा क्या ताल्लुक है, हमसे कुछ लेना देना नहीं, हमारे तो वहां घर नहीं है। लेकिन ये गलत सोच है हमारी। धारावी के लिए क्या हुआ? धारावी के लोगों को घर मिलना चाहिए। हम जहाँ कह रहे हैं कि हर आदमी को 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए, तो धारावी के लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन धारावी के लोगों को धारावी में मिलना चाहिए ना। धारावी का डेवलपमेंट के नाम पे हम अदानी को लगभग 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई। वो जमीन किसकी थी? वो तुम्हारी हमारी थी। हमारे मकान वहां बन सकते थे ना, हमारे लिए मकान बन सकते थे, वहां गार्डन हमारे लिए बन सकता था, हमारे लिए बाकी कोई सुविधा बन सकती थी। लेकिन वो जमीन अंबानी अदानी को दी गई और वहां वो घर बनाएगा और धारावी वालों को कहीं बाहर भेज देगा। तो ये कौन सा न्याय हुआ? लेकिन इसका जवाब हम सरकार को पूछना चाहिए। और कब पूछ सकते हैं? मेरा आवाज वहां कब पहुंचेगा? मेरे साथ जब हजारों लोग जुड़ेंगे तो ये ताकत बनेगी और उस ताकत के हम सरकार को झुकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और सरकार को जो हम कहते हैं कि गरीब के लिए, मतलब आज अमेरिका जैसे देश में, आप लोगों ने शायद सुना नहीं, न्यूयॉर्क में वहां के मेयर का इलेक्शन हुआ। अभी यहाँ अपने इंडिया में जो मेयर होता है उसको कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन वहां का मेयर उस शहर का प्रमुख हो जाता है। तो वहां ममदानी करके एक आदमी था जिन्होंने वो इलेक्शन लड़ी। बहुत सादा सीधा सिंपल आदमी था। वो जब शुरुआत की उसने तो अकेला था, तो खुद का बैनर लेकर ऐसा खड़ा रहता था और उसने मांग की क्या? अभी हम लोग क्या समझते हैं कि अमेरिका मतलब श्रीमंत देश है, सच्चाई है वो। उसके बावजूद भी उसने कहा कि वहाँ की जो लोकल बसेस है उसमें लोगों को फ्री में प्रवास करने की सुविधा मिलनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके दाम कम होने चाहिए। मतलब जो हमारे यहाँ हम जो मांग करते हैं वो अमेरिका में भी मांग होती है और उसके ऊपर लोग उनको चुनकर देते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ हालत इतनी खराब होने के बावजूद भी हम लोग किसको चुनकर देते? जो पैसा बांटेगा वो या कुछ चीजें देगा वो, उसको हम वोट देते। तो हमने भी अपना कौन है और पराया कौन है, हमारे लिए लड़ने वाला कौन है और पैसों वालों के लिए लड़ने वाला कौन, ये फर्क करके वोट देना भी सीखना चाहिए। और मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट का भी, मतलब हर वार्ड के पीछे आप 74,000 करोड़ का बजट है और उसको 101 करोड़ का, मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 24 लाख का है। मतलब हर आदमी के पीछे लगभग 2 लाख रुपया 5 साल में बीएमसी खर्चा करती है।
क्या लगता है कि आपके लिए 1 रुपया भी खर्चा होता है? गरीबों को लगता है कि मेरे लिए ये पैसा खर्चा हुआ है करके, तो फिर हमारे लिए जो पैसा मंजूर होता है, जो टैक्स जमा होता है, वो जाता कहाँ है? वही काम के ऊपर पॉलिश करके वही दिखाने का कि ये इस साल ये काम किया, तो पैसा एक तो नगर सेवक के पास किसे में जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के किसे में जाता है, या ऊपर बैठे बड़े नेता हुए उनके किसे में जाता है, लेकिन आम आदमी को क्या मिलता है? कोई कौन सी सुविधाएं मिलती है? लेकिन इसका जिम्मेदार थोड़ा हम लोग भी है, क्योंकि हम सवाल करना जानते नहीं, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम मतलब जो इन्फॉर्मेशन सीधा काय करून बघा, 74,000 कोटी भागिले 1,24,00,000. एक मिनट में मैं बताता हूँ कि तुम्हारे लिए कितना पैसा होता है और वो पैसा कहाँ जाता है. कभी सोचिए, मतलब इतना पैसा है वो कि एक आधा गरीब आदमी बोलेगा कि अरे मेरे 5 लोग हैं मेरे फैमिली के, मुझे इतना पैसा मिलता है, मैं मेरे गांव में जाके रहता हूँ ना, इधर रहने की मुझे जरूरत नहीं, तो मेरे लिए पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं. मतलब इतना पैसा बीएमसी खर्चा करती है, इतना पैसा बीएमसी पर जमा होता है, लेकिन खर्चा वो होता ही नहीं है, वो किसी के किस्से में चला जाता है. त्याचं वजा करा ना, शून्य करा, कोटी कोटी काढू नका ना, म्हणजे 7 कमी करा. भागिले ना, भागिले मतलब हर आदमी के पीछे बीएमसी हजारों रुपए खर्चा करती है, मतलब उतना पैसा जमा होता है. या तुम्हारा वार्ड जो होता है, वो वार्ड के लिए लगभग 227 नहीं आ रहा, हर वार्ड के लिए 1,500-2 हजार करोड़ रुपया होता है. हमारा वार्ड कितना होता है? 50,000 लोग बस्ती का वार्ड होता है. तो वो पैसा जाता कहाँ है? उतने काम होते क्या? तो ये सोचने का, ये सवाल करने का काम हमने करना चाहिए. आप जब सवाल करना शुरू कर देंगे तभी वो कारपोरेटर अच्छा काम करेगा. और हम जब अपनी मांगे लेकर सरकार के पास जाएंगे, ये घर का जो मसला है वो हम अलग तरीके से सामने लाएंगे. और हमारा कहना है कि पूरे मुंबई की कोई प्लानिंग सरकार ने बनाई चाहिए. उसकी प्लानिंग हम लोग ने बना के रेडी है. उसमें हमारे एक साथी है, उन्होंने वो प्लान बनाया था कि पूरे मुंबई में जितनी झोपड़ियाँ उनको मतलब 2,000 टावर बनते हैं, 4,000 टावर बनते हैं, 500 घर वाले, तो 20 लाख फैमिली और 20 लाख मतलब लगभग 80 लाख लोगों का, क्योंकि एक घर में 4 लोग तो होते ही है, ज्यादा रहते हैं. 32 कोटी 60 मतलब हर वार्ड को 32 करोड़ रुपया सालाना मिलता है. तो ये पैसा जाता कहाँ है, किसको मिलता है? मतलब ये सबने ये पूछना जरूरी है या समझ के लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको मालूम ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं हमारा बजट कितना बीएमसी का. जब बजट मालूम नहीं रहेगा तो हमारे वार्ड के लिए कितना पैसा मंजूर हुआ है ये हमें पता नहीं रहेगा. और वो पता नहीं रहेगा तो हमारे वार्ड में कौन से काम इस साल किए. नहीं तो कारपोरेटर बोलता है कि मैंने वही, कारपोरेटर आता है वो लादी डालता है, बाद में एमएलए आता है वो भी वही लादी रिपेयर करता है, या उसके ऊपर व्हाइट वॉश करता है, या पाइप बदलने का नाटक करता है, और वो पैसा खर्चा हुआ ऐसे दिखाते हैं. तो ये हम लोग ने सीखना चाहिए. और जनता दल ये काम करते आ रहा है अलग अलग एरिया में. और हम लोग सरकार के पास जब जाते हैं तो उसका हमारे जो मांग रहती है, हमारा जो सवाल रहता है, उसका कोई जवाब भी ले